दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार पांडे मालवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा है कि आखिर चाइना एक पिछड़ा हुआ देश इतनी बड़ी सुपर पावर कैसे बन गया। तो बिना समय गवाए हुए हम टॉपिक पे आते हैं कि दोस्तों अगर हम आज कंपेयर करते हैं चाइना और अमेरिका के बीच में, तो जरा देखो कि चाइना जहां उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 37.82% है और सर्विस सेक्टर 54.5% है। अगर आप चाइना को देखो कि पूरी इकोनॉमी में उसका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों ही बैलेंस है। वहीं अगर यूएसए को कंपेयर करो तो यूएसए जहां मैन्युफैक्चरिंग 18.15% है और उसका सर्विस सेक्टर 17.3% है। तो जाहिर सी बात है कि यूएसए में सर्विस सेक्टर में आप अगर देखो तो रोजगार कम मिलता है और मैन्युफैक्चरिंग भी बैलेंस होना चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। हाँ, एक बात अलग है कि अगर अमेरिका से कंपेयर करो तो चाइना की इकोनॉमी जहां 14.5 ट्रिलियन डॉलर की है, अमेरिका की जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर की है। दूसरी अगर देखो आप चाइना को एक मामले में और बेहतर है, चाहे आप कोयले का प्रोडक्शन हो, स्टील का प्रोडक्शन हो, चाइना नंबर 1 की हैसियत रखता है। अगर आप हाइड्रो पावर की बात करो तो चाइना यहां भी नंबर 1 है और नंबर 1 इस कंडीशन में भी है कि जो सेकंड हाइड्रो पावर प्रोडक्शन में स्थान रखता है ब्राजील से वो 50% ज्यादा प्रोडक्शन करता है। तो अगर देखो कि ये चाइना इतना बड़ा सुपर पावर बना कैसे, तो इसके लिए हम जरा हिस्ट्री में चलते हैं। 1949 में जब चाइना आजाद हुआ तो चाइना एक बिखरा सा देश था, टूटा सा देश था। माओ ने उसको एक महाशक्ति के रूप में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन माओ के साथ एक बड़ी गड़बड़ थी कि माओ चाहता था कि चाइना एक झटके में दुनिया की सुपर पावर बने। इसके लिए उन्होंने लिफ्ट फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत की। इस लिफ्ट फॉरवर्ड पॉलिसी में क्या था कि उन्होंने ये सोचा कि एग्रीकल्चर को बूम कराया जाए, स्मॉल यूनिट्स इंडस्ट्री को लगाया जाए स्टील के प्रोडक्शन में। हालांकि ये फेल रहा, चूंकि टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत कम था, सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री को ही स्टील के प्रोडक्शन में हेल्प मिली। दूसरा लिप फॉरवर्ड में था एग्रीकल्चर को बूम कराना। एग्रीकल्चर में माओ के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये कहा कि अगर बर्ड्स को चाइना से खत्म कर दिया जाए, एक बर्ड्स 4 से 5 केजी अनाज हर साल डिस्ट्रॉय करता है या खत्म करता है या खा जाता है। अगर बर्ड्स को खत्म कर दिया जाए तो चाइना में लगभग 10 से 15 करोड़ लोगों को भोजन कराया जा सकता है। अब इस चीज को चीन के लोगों ने क्रांति के रूप में ले लिया और वहां पे बर्ड्स को खत्म करने लगे। आप ये पिक देख रहे हो कि यहां पे लोगों ने गौरैया को मारना शुरू किया। लोग थालियां पीटना शुरू करते थे, जब तक वो बर्ड्स उड़ रही है तब तक पीटते रहते थे। फिर वो थक के बेचारी नन्ही सी चिड़िया गिरती थी, लोग उसकी गर्दन तोड़ के खत्म कर देते थे। अब इसका निगेटिव असर क्या हुआ कि भाई बर्ड सिर्फ आपका नुकसान नहीं करती, वो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये जो छोटे छोटे टिड्डी हैं इनको खत्म करती है, जिससे हमारी फसल बची रहती है। चाइना में 10 साल के अंदर अंदर बर्ड्स का नामो निशान मिट गया और यहां क्या हुआ कि टिड्डी दल अटैक करते थे और उनको खत्म रोकने वाला कोई नहीं था। चाइना ने अपनी पूरी सेना लगा ली टिड्डियों को खत्म करने के लिए, लेकिन उनका खात्मा नहीं हुआ और चाइना की पूरी फसल बर्बाद हो गई। कंडीशन ये हो गई कि 4 करोड़ लोगों को भूख से मरना पड़ा। हालांकि चाइना की जो गवर्नमेंट है, जो डेटा देती है, वो कहती है कि लगभग 40-50 लोग ही मरे थे, ठीक है, लेकिन चाइना में बुरी कंडीशन आ गई। दूसरा अगर देखो कि माओ अपने अगेंस्ट किसी की बात नहीं सुनते थे। माओ ने क्या किया कि जो लोग उनका विरोध करते थे उन लोगों की राजनीतिक हत्याएं होने लगी। इवन की लिफ्ट फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत जो किसान सरकार को अपनी जमीन नहीं दे रहे थे उनको भी खत्म कर दिया जाता था। पूरी जमीन पे सरकार ने कब्जा कर लिया और लोगों से जबरदस्ती खेती करवाती थी। और इस चीज को माओ ने सांस्कृतिक क्रांति का नाम दिया और अपने विरोधियों की हत्या करवाने लगे, किसानों को मार दिया जाता था। खैर, नीति असफल रही और इतने सारे लोग मारे गए। अब अगर देखो आप कि इस बुरी कंडीशन के बाद 1976 में एक नए राष्ट्रपति आते हैं, देंग सियाओपिंग। अगर देखा जाए कि देंग ने माओ की नीति को बदल के रख दिया। हालांकि देंग भी माओ की सांस्कृतिक क्रांति के शिकार रहे थे, इनके ऊपर भी अटैक हुए थे, लेकिन किसी तरह बच निकले। और माओ के बाद जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्होंने चाइना को बदल दिया। माओ ने जमीन पे कब्जा किया, इन्होंने जमीन किसानों को दे दी और कह दिया कि आप प्रोडक्शन करो, सरकार को टैक्स देने के अलावा जितना बचता है आप मार्केट में सेल कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। चाइना में इससे प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि चाइना बड़ी जल्दी ही सरप्लस एग्रीकल्चर इकोनॉमी कन्वर्ट हो गया। अब देंग ने एक नई शुरुआत की कि एग्रीकल्चर लेबर को प्रशिक्षण देना शुरू किया इंडस्ट्री के लिए। इवन की एग्रीकल्चर में जो सरप्लस लेबर था इसको भी उन्होंने ट्रेंड करना शुरू किया। इससे चाइना में पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो कि भूख से मर रही थी, 95 करोड़ लोगों के आसपास की जनसंख्या, वो स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट हो गई। अब इस समय चाइना कॉटन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। तभी 1990 के समय में अगर देखा जाए
कि जिस समय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बूम आ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट खास करके जापान और साउथ कोरिया और अमेरिका में इस वजह से, क्योंकि वहां पे इंटरनेट क्रांति आ चुकी थी, तो हार्डवेयर के लिए उनको एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां पे सस्ता प्रोडक्शन किया जा सके। अब चाइना ने इन देशों के साथ डील की, इनको अपने यहां स्किल्ड लेबर कन्वर्ट कराए और चाइना और साउथ कोरिया के सारी कंपनियां चाइना में आ गई। अमेरिका के साथ भी उन्होंने यही कहा कि हार्डवेयर प्रोडक्शन के लिए वहां की कंपनियों को इनवाइट किया और उनका प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब चाइना की इकॉनमी के साथ दुनिया की इकॉनमी में बूम आ गया। फिर चाइना ने यह कहा इन विदेशी कंपनियों के साथ तकनीकी साझा करने का दबाव बनाया कि हम आपको लेबर तभी उपलब्ध कराएंगे जब आप हमारी कंपनियों से, जो छोटी कंपनी उनके साथ तकनीकी साझा करो। चाइना की कंपनियों को तकनीकी मिली और उन्होंने कॉपीड प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया, लैपटॉप और बाकी चीजें कॉपी करके बनाने लगे और तीसरी दुनिया के देश के लोगों को बेचने लगे और दुनिया खुश हो गई। अब जरा देखो आप कि यही वो समय था जब अमेरिका की जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां थी, खास करके गूगल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट, ये चाइना में आती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं। चाइना ने इन कंपनियों पे भी दबाव बनाया और इनसे थोड़ी तकनीकी उससे साझा हो गई। अब चाइना में सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां बन गई, खास करके बाइडू, जो वहां की सर्च इंजन कंपनी है। आप अगर देखो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अगर देखा जाए एमआई और बाकी कंपनियां भी कॉपीड कंपनियां थी, लेकिन बाद में इन कंपनियों ने अपने में तकनीकी सुधार भी लाया और बड़ी कंपनियों को टक्कर देने लगी और चाइना इस तरह से लगभग पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, जो कि देंग की पॉलिसी की सफलता का ही नतीजा था और जिस कंडीशन में आज आप चाइना को देख रहे हो। और ऐसी कंडीशन 2010 तक चलती रही। 2010 में अब चाइना के सामने आप देख रहे हो कि जिस तरह से ये डेवलपमेंट दिख रहा है आपको, हम आगे बढ़ते हैं। 2010 में जब चाइना की इकोनॉमी में रुकावट शुरू हुई कि उनको एक नया मार्केट चाहिए था, तो चाइना ने अब अपनी पॉलिसी को बदलना शुरू किया। हालांकि चाइना के लिए पॉलिसी बदलना कोई बड़ी बात नहीं थी। आप अगर देखो कि मैंने बताया आपसे कि 1990 में जब कॉटन के मार्केट में किंग था वो, तो उसने देखा कि मार्केट तो इलेक्ट्रॉनिक का है, तो क्यों ना कॉटन को साउथ ईस्ट एशिया के देशों में ट्रांसफर कर दिया जाए, चीनी कंपनियां वहां जाकर उत्पादन करें और चाइनीज लोगों को इलेक्ट्रॉनिक के मार्केट में ही आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन अब मार्केट में रुकावट आ रही थी 2010 में और चाइना ने फिर अपनी पॉलिसी को बदल दिया। एक नई नीति शुरू की जिसको आप वन बेल्ट वन रोड के नाम से जानते हो। यह रास्ता तो हालांकि बहुत प्राचीन समय से था, जिसको आप सिल्क रोड के नाम से जानते हो, रेशम मार्ग के नाम से जानते हो, जो चाइना से सीधे यूरोप को कनेक्ट करता था और इसी मार्केट से प्राचीन समय में रेशम का व्यापार होता था। अब चाइना ने इस रास्ते को फिर से जिंदा करने का प्रयास करना शुरू किया और इसके बाद मैरी टाइम सिल्क रोड की भी शुरुआत हुई, जो आप देख रहे हो समुद्र के रास्ते से पूरी दुनिया को कवर करते हुए चाइना तक मार्केट जा रहा है। तो इसके माध्यम से दुनिया को कवर करने का प्रयास किया। हालांकि अभी इस पॉलिसी की सफलता संशय में है कि यह पॉलिसी कितनी सफल रहेगी। हालांकि फिर भी चाइना एक सुपर पावर बनी चुका है। आप प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन संकट के समय देख रहे हो कि रसिया के साथ चाइना बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चाइना की ये कंडीशन हमेशा बनी रहेगी। चाइना के साथ कुछ कमियां भी हैं। एक तो चाइना में डेमोक्रेसी नहीं, लोकतंत्र नहीं, किसी को बोलने का राइट नहीं है। वहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, एक दल की सरकार है। दूसरा, अगर देखो कि चाइना में कोई बोल नहीं सकता गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। आप जरा देखो कि जैक मा, Alibaba.com के जो ऑनर हैं, उनके साथ हालांकि उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि चाइना का बैंकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, ये लोगों को कर्ज देने में आनाकानी करती है। हालांकि कभी जैक मा के बारे में बताऊंगा मैं। जैक मा ने इसी लूप होल से ही अपने आप को इतना आगे बढ़ाया था। जैक मा ने जब बोला गवर्नमेंट उनको ही खत्म कर दी, उनके बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। जैक मा को आपने 4 से 5 महीने में कहीं नहीं देखा होगा फ्रंट में, हालांकि जिंदा है लेकिन 4-5 महीने से फ्रंट में नहीं है। दूसरा, अगर देखो कि चाइना की जीडीपी हो सकता है इतनी ग्रोथ रेट नहीं, उनका रियल एस्टेट में बूम दिखाया गया। लेकिन जरा सोचो आप कि चाइना में 6 करोड़ से ऊपर अपार्टमेंट खाली पड़े हैं, जहां लोगों की पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं कि लोग उस अपार्टमेंट को खरीद सके। अगर देखा जाए कि 50+ घोस्ट टाउन उन शहरों को कहते हैं जहां कोई रहता नहीं। 50 ऐसे छोटे छोटे शहर बसा के रखे गए, लेकिन वहां कोई प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार नहीं, लोगों में पैसे नहीं है। आपने देखा होगा 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था और अमेरिका में उस जमाने की अमेरिका की सबसे प्राचीन कंपनी या पुरानी कंपनी अगर लेमन ब्रदर्स को, जो 172 ईयर पुरानी कंपनी है अभी प्रेजेंट टाइम की, वो दिवालिया हो। आज चाइना की भी कंडीशन ये है कि एवरग्रांडे, जो चाइना की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है हाउसिंग के मार्केट में, वो भी दिवालियापन की कंडीशन में, अगर सरकारी सपोर्ट उसे नहीं मिलता है
तो वो भी दिवालियापन की कंडीशन में, फिर चाइना सहित दुनिया के सारे मार्केट पे इसका असर पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कह सकते कि चाइना की ये कंडीशन हमेशा बनी रहेगी, हालांकि प्रेजेंट टाइम में तो है। तो ये था चाइना के बारे में सुपर पावर बनने की कहानी। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, अगली इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।